दोनों का स्वागत है। जैसे कि अभी जिक्र हुआ है मनीष जी, आपने किताब लिखी है विच इज़ 10 सिक्योरिटी फ्लैश पॉइंट्स पिछले 20 साल में, और राम माधव जी ने भी नॉट जस्ट ऑन हिंदुत्व पर चाइना पर भी काफ़ी किताबें लिखी हैं। तो आज का टॉपिक होगा इंडियाज़ प्लेस इन द नेबरहुड। पर उससे पहले एक विवाद का जिक्र हुआ था मनीष जी, और एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू आज का टॉपिक, कि आपने लिखा था कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में क्या यूपीए थोड़ा पीछे रह गया, क्योंकि आपकी किताब में थोड़ा जिक्र हुआ था कि 26/11 में जिस तरह का रिएक्शन देना पड़ा था, जिस तरह के जैसे कि इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, थोड़ा सा यूपीए पीछे रह गया। तो इसके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में बताइए। प्रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चलचित्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। चर्चा आपने किताब से शुरू की है, तो उसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। देखिए, कारगिल की लड़ाई के बाद 1999 में जब भारत की कारगिल की लड़ाई में जीत हुई, तो उसके पश्चात भारत जो पाकिस्तान से समर्थित प्रॉक्सी वॉर है, उसके एक बहुत ही जटिल फेज में दाखिल होता है। IC-814 का अपहरण होता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे हमला होता है, भारत की संसद के ऊपर हमला होता है, और उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम को अंजाम दिया जाता है। और जब ऑपरेशन पराक्रम जो 1971 की लड़ाई के बाद भारत की सेना का सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन था, वो जब चल रहा था, तो मई 2002 में कालचुक पर हमला होता है, और उसके बाद एक ऐसा माहौल बनता है कि जो भारत के अलग अलग शहर हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, वहाँ पे बम विस्फोट होते हैं। तो जब तक आप 26/11 तक पहुँचते हैं, तब तक 8 वर्ष लगभग भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ये प्रॉक्सी वॉर का आक्रमण होता है। अब ये किताब कोई यूपीए बनाम एनडीए किताब नहीं थी, और ना ही इस किताब को लिखने का वो मकसद था। इस किताब को लिखने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो भारत के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां आई हैं, उन राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से अगर हमने उसको निपटा है, तो क्या भारत आज अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, उसका परिप्रेक्ष्य ये था। और मैंने जानकर दलगत सियासत से ऊपर उठकर इसको एक विश्लेषण के तौर पर देखने की कोशिश की है। अब इसमें अगर हम टोका टाकी करना शुरू करें, नुक्ताचीनी शुरू करें, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर गंभीर बहस जो है, उसका हिस्सा नहीं होनी चाहिए। राम माधव जी, मनीष जी कह रहे हैं कि उनका मकसद नहीं था यूपीए वर्सेस एनडीए का, लेकिन आज के मंच में हम उस पर भी बात करेंगे कि दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा। इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का भी जो अचीवमेंट हुआ था, वो इट डिड नॉट गेट द सेम रिजल्ट एज वाज डिजायर्ड। उससे आप सहमत हैं? नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी, इन दो इश्यूज़ को एकदम पॉलिटिकल प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए, इस मत का मैं भी हूँ। अगर देश का 70 साल का इतिहास हम देखेंगे, तो 62 वार एक ऐसा वार था जिसमें पहल भारत की तरफ से भी हुई। एक सीमा पर एक साहस दिखाने का प्रयास हुआ, ये अलग बात है। उस युद्ध में हम पराजित होकर वापस आए। 71 युद्ध का तो हमको सबको पता ही है, किस प्रकार अपना पराक्रम का परिचय हुआ। उसके बाद 86 एक अवसर था जिसमें उस समय के जनरल सुंदर जी जो सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने स्वयं होकर सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा ना करते हुए एक पहल किया था, जो सिंधोरंगचू वैली में स्टैंड ऑफ का जो कारण बनी थी। वो स्टैंड ऑफ 6 साल चली।
उसके बाद जैसा मनीष जी ने कहा, कारगिल एक अवसर था जहां हाइट्स पर हम जाकर काफ़ी बलिदान देकर संघर्ष करके हम अपनी भूमि को वापस लिया और विदेशियों को, पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ा। पर संभव कारगिल के बाद ऑपरेशन पराक्रम से लेकर लगभग 2017 तक हमारा नीति बहुत हाउ आई शुड कॉल इट, एक माइल्ड नीति ही रही है सीमा के सुरक्षा के संदर्भ में। ज़्यादा हम डिप्लोमेटिक चैनल्स पर ही डिपेंड रहे हैं और उसमें पार्लियामेंट अटैक भी शामिल है, उसके बाद मुंबई अटैक्स भी शामिल है, अनेक टेरर इंसिडेंट्स हुए थे, सब हम झेलते रहे, बहुत ज़्यादा हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद की प्रतिक्रिया की सिलसिला प्रारंभ हुई मोदी जी के सरकार आने के बाद। 17 पहला अवसर था डोकलाम, जहां हमने 2 बटालियंस को मूव किया, 70 डेज का स्टैंड ऑफ किया, फाइनली चाइना को विथड्रॉ करना पड़ा। उसके बाद उड़ी की घटना के बाद रिएक्शन हुआ, लगभग 2-3 बड़ी घटनाएं, उसके प्रतिक्रिया में हमने जो नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया। सबसे आखिरी हुआ अभी चीन के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ, उसमें भी इस समय जो सेना की नीति है उसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि हम न केवल दौत्य नीति पर निर्भर रहेंगे बल्कि सीमा पर भी डटकर खड़े रहेंगे। डिप्लोमेटिक प्रोएक्टिविटी, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी टुगेदर विथ स्ट्रांग ग्राउंड पोस्चरिंग, ये जो नीति अब अपनाया है हमारे सुरक्षा बलों ने और सरकार ने मोटे तौर पर, इस नीति को जारी रखना चाहिए। तो यह देश की सुरक्षा के लिए एक सार्थक, एक परिणामकारी नीति रहेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस, जैसे कि मनीष ने भी उसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन मनीष जी, राम माधव जी कहते हैं कि चाइना में विड्रॉ हो गया है, लेकिन आपके आर्टिकल्स में मैंने काफ़ी, आपने इसको डाउट किया, आपने ये क्वेश्चंस, इस विड्रॉल के ऊपर भी आपने काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए हैं। देखिए, वास्तविकता ये है कि चीन की 1969 से लेकर 79 से लेके 2012 तक एक बड़ी सामान्य नीति रही थी, और वो सामान्य नीति ये थी कि चीन अपनी सरहदों के ऊपर शांति चाहता था। और अगर आप इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत को और भूटान को छोड़कर चीन के जितने पड़ोसी थे जिनके साथ उनके लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे, उन्होंने उन सारे लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स को हल किया, और जितना उन्होंने क्लेम किया था उससे बहुत कम के ऊपर वो सारी सेटलमेंट्स हुई। चीन के जितने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं अब वो मैरिटाइम डोमेन में है, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में। भारत और भूटान 2 ही ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ चीन के आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, और भूटान के साथ अब उन्होंने बातचीत आरंभ कर रखी है। कुनमिंग में बातचीत हुई और उसके बाद उसकी दोनों मुल्कों ने पुष्टि की, और वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अगर ये बातचीत निष्कर्ष पर पहुंचती है चीन और भूटान के बीच, तो भारत एक अकेला ऐसा देश रह जाएगा जिसके साथ चीन का जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है वो 1949 से, जब से कम्युनिस्ट चाइना बना है, तब से वो आउटस्टैंडिंग है। तो बुनियादी जो सवाल है जो हमको अपने आप को पूछना चाहिए कि 2012 के बाद जब शी जिनपिंग का उदय होता है, ऐसा क्या बदला चीन की नीति में कि चीन बहुत ज्यादा ही अग्रसर और प्रोएक्टिव हो गया। और ये सिर्फ भारत के प्रति नहीं हुआ है, सेंकाकू आइलैंड्स में, फिलीपींस के प्रति, वियतनाम के प्रति उन्होंने ये तय किया कि क्योंकि उनका 5-1 इकोनॉमिक एडवांटेज है, तो अपनी सरहद को वो अपनी तरह से सेटल करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो दुर्भाग्यपूर्ण बात, या जिस बात के ऊपर हमको चिंता करनी चाहिए, कि 1999 में जब कारगिल होता है तब भी पाकिस्तान के घुसपैठिए भारत में घुस आते हैं, 160 किलोमीटर लंबा फ्रंट ऑक्यूपाई करते हैं, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर डीप। उस समय भी हमको उसकी खबर नहीं होती।
और अप्रैल 2020 में जब चीन भारत में घुसता है उसकी भी हमको जानकारी नहीं होती है। तो 1999 के बाद कई ऐसे प्रयास किए गए। आपके कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, जयशंकर जी के पिताजी जो भारत के ऑलमोस्ट फॉरमोस्ट स्ट्रेटेजिक थिंकर थे डॉक्टर सुब्रमण्यम, उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना उनकी रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए। फिर यूपीए के टाइम पे नरेश चंद्रा समिति बनी। पर ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमको अपने इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर्स को, कोयलेशन को, एनालिसिस को सुदृढ़ बनाना चाहिए था, शायद हम नहीं बना पाए। और उससे बड़ी बात, आज तक हम एक सवाल का जवाब अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं कि चीन ने ये जो कार्रवाई की, जो भारत में घुसपैठ की, उसका कारण क्या है? दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क राम माधव जी। कई लोग का ये भी कहना है कि जो थोड़े भाजपा सरकार के जो रादर इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स है, सम ऑफ द बीजेपी लीडर्स वर मेकिंग अ लॉट ऑफ, चाहे पीओके के लेके हों या अक्साई चिन को लेके हों, इसको लेके शायद प्रोवोकेशन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस myth that until 2012 China was very friendly with India, or very calm and quiet on borders, I'm calling it a myth. You can check the records. Continuous border violations year after year, not in tens but in hundreds every year. Continuously they have happened all along through various governments. Again, I'm saying I'm not stating it as a political matter, but fact of the matter is, on the borders, China has all along been very provocative. And today we are talking about some 2020, but what happened in 2013? 21 days. They had encroached into our territory, settled down 20 kilometers inside our territory in 2013. I'm talking about. We had to do certain negotiations. There were talks of certain compromise where we also left certain posts in Chushul. They agreed to go back only after we withdrew from certain posts on the Indo-China border in 2013. So, it has all along been the policy of China to nibble away your borders. सीमा में nibbling away करता है। धीरे धीरे इंडियन टेरिटरी को एनकरेज करने का प्रयास हमेशा चलता रहा है, ये कभी रुका नहीं है। रही बात 2020 की बड़ी घटना का कारण क्या है, तो I mean it is anybody's guess, because China says that it has not actually violated the borders. It's only sitting on its own territory, which it claims as its own. The issue is there could be several reasons for this action of China, but what I consider to be probable reasons, one of the probable reasons for that matter, even to this day, nobody could give a satisfactory answer for why China had actually attacked India in 1962. Was it because of asylum given to Dalai Lama or some other reason? Nobody had any idea. The more important question was, having invaded India, why did they go back in 21 days? Why did they not hold on to the areas that they occupied? They did not hold on to the areas. Half of Arunachal Pradesh was in their control. Could you give the reasons why they, first of all, why they occupied? Could you give any reason why they withdrew, went back? Mao made a cryptic remark that I don't go into those things. But even this time, the reason could be to confine India to these border skirmishes, the border conflicts, border tensions, so that in the Indo-Pacific region, where much bigger battles are being fought by China, India would not be able to take any proactive role. That could be one of the reasons. You are now stuck with a situation in Ladakh region, on the Indo-Tibetan border. I would still prefer to call it that way. And as a result, you will not be a very proactive participant in the South China Sea conflict or elsewhere. That could be one of the strategies, Again, nobody can predict China's behavior. Sun Tzu का मैसेज है, Sun Tzu का आर्ट ऑफ वॉर में क्लियर एक वो होता है चाइनीज को कि you should be unpredictable. You should appear where you are not expected.
That is the strategy. So we can't predict Chinese reaction, but Manish, are you happy with our reaction, the way this government has reacted to the Chinese invasion? Mr. Ram Madhav makes a very fair point. But the fact is, there is a recent book which has been released, written by Ambassador Nirupama Rao, called The Fractured Himalaya. That book traces the trajectory of the Sino-Indian relationship between 1949 and 1962. And if you were to read that book closely, that gives you a fair idea of why 1962 took place. And interestingly, when the Chinese aggression of 1962 happens, it actually coincides with the Cuban Missile Crisis, which is simultaneously playing out between the Soviet Union and the United States of America. And at that particular point in time, the Soviet Union, or the former Soviet Union, in order to ensure that the communist unity remains intact, actually green-lighted the Chinese aggression into India. So, in 1962, the Soviets actually green-light that aggression, and in 1971, the Soviets, are treaty allies in terms of the Indo-Soviet Peace and Friendship Treaty, and they actually come to India's aid when America sends the 7th Fleet. So therefore, between 62 and 71, it seemed as if we've moved a whole 360 degrees in our strategic relationship. Insofar as today is concerned, I don't think it's a situation of 62 versus 2020 or 1999 versus 2020. I don't think that is the paradigm that we should look at these situations through. The important thing is that if in 1962 there was a failure in order to be able to predict the intention of the Chinese, should that have repeated itself in 1999 and 2020? I think that's the more germane question. रामाधव जी, आप इनका जवाब जो सवाल उठाए हैं, और दूसरा मेरा एक सवाल है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो थोड़ा सा आप जो इंडियाज़ प्लेस इन द नेबरहुड, चाहे नेपाल होए, चाहे पाकिस्तान होए, चाहे चाइना होए, मोदी जी के स्वेयरिंग इन में तो बहुत लोग आए थे, लेकिन उसके बाद हमारी एक कंट्री है जिसके साथ हमने रिलेशनशिप अच्छे करे हैं, मुझे तो लगता है सबसे रिलेशनशिप्स बिगड़ते ही जा रहे हैं। नहीं, बिगड़ते जा रहे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ। जो इंटेंसिटी प्रारंभ के 2-3 साल में रही है, वो इंटेंसिटी आज उतना इंटेंसिव हमारा एफर्ट हो रहा है क्या ये रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में, उस पर सोचने की जरूरत जरूर है। आई ऑलवेज फील दैट इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, विश्व के परिदृश्य में इंडिया एज ए स्टैंड अलोन कंट्री, इससे अच्छा इंडिया का वैल्यू रहेगा इंडिया विथ इट्स नेबरहुड स्टैंडिंग अप टुगेदर विथ इंडिया। इंडिया means India and its neighbors. If that is the kind of scenario that we can build, then India's position in the world affairs or its status in the world will be much more enhanced. So India must focus on strengthening its ties with its neighbors. प्रधानमंत्री जी का पुराने मंत्रियों का एक पॉलिसी रहता था which used to be called as neighborhood first. And Modi ji added one more statement to it, one more very pragmatic statement: together we grow. So neighborhood first of our previous prime ministers, and together we grow policy of the present government. It should actually create a good, a good neighborhood relationship in the region, so that South Asia, with honorable exceptions or dishonorable exceptions like Pakistan, you keep them aside, rest of South Asia can really stand up with India. We as one united region can really play a very important role in the world. In that direction, I'm sure we need to do much more proactive engagement and activity. I still remember a statement made by Prime Minister Modi in the first year of his prime ministership. He said that I would like to see a day when I would go to Dhaka for my afternoon tea and come back to Delhi in the evening. नवाज शरीफ के लिए मिलने गए थे और फिर वापस भी आए थे टी पार्टी के बाद।
that was the kind of enthusiasm we had at the beginning. I think we need to work more in the direction. चलिए, और एक गुजारिश है कि इस कॉन्वर्सेशन को हम ज़्यादातर हिंदी में रखें क्योंकि इंडिया न्यूज़ के लाइव जा रही है हमारी चर्चा। मनीष जी, एक आई नो मैंने आपको बुलाया था इंडिया और नेबरहुड के बारे में, पर थोड़ा सा अब चुनाव भी आ रहे हैं 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, एक आपका पंजाब का भी है। कितना इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए जो विपक्ष की राजनीति को रखते हुए कि कांग्रेस को एटलीस्ट 1 या 2 स्टेट जीतना चाहिए, नहीं तो विपक्ष का जो लीडरशिप है वो टीएमसी या कोई और आपसे छीन सकता है? देखिए, चुनाव हर चुनाव ज़रूरी होता है, चाहे चुनाव पंचायत का हो, चाहे चुनाव संसद का हो, चुनाव होता है और हर चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ा जाना चाहिए। और ये आपकी बात सही है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये एक पड़ाव है, और पड़ाव इसलिए है क्योंकि इसके एकदम बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और काफ़ी हद तक जो समीकरण है वो इससे 2024 के चुनाव के लिए भी तय होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है, और उसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। पर पंजाब क्योंकि एक सरहद का सूबा है, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद और नशीले पदार्थ बरसों से पंजाब में भेजे जा रहे हैं, तो पंजाब का एक बहुत ही अलग किस्म का की सामरिक चुनौती भी रहती है, राजनीतिक चुनौती के साथ साथ। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सरकारें बदलती रही है, कभी कांग्रेस की आती है, फिर बीजेपी की आती है, फिर दोबारा से कांग्रेस की आ जाती है। तो और गोवा और मणिपुर 2 और राज्य हैं। तो एक लिहाज से क्योंकि 2.5 साल इस सरकार के हो गए, और जब तक ये चुनाव के नतीजे आएंगे तो लगभग 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उस दृष्टिकोण से काफ़ी निर्णायक चुनाव। आप इससे सहमत है राम माधव जी कि 222 से ही 224 डिसाइड होगा? ठीक है, मैं तो इस समय जिस पद पे हूँ उसमें तो मुझे राजनीतिक टिप्पणियाँ करनी नहीं है। शायद राकेश सिन्हा जी मेरे बात बोलेंगे, वो इस पर बोलेंगे, बट मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं बहुत एक अच्छे आनंददायी एक परिवर्तन विपक्ष में देख रहा हूँ। कि वो आनंददायी परिवर्तन ये है कि आज कांग्रेस के नेता, तृणमूल के नेता अच्छा हिंदू हम है ये साबित करने में लगे हैं। एक तो एक अच्छा परिवर्तन है, और हमारे केजरीवाल जी तो अयोध्या दर्शन से शुरू कर रहे हैं, यात्रा से। तो एक चुनावी माहौल में एक अच्छा परिवर्तन है। अब हमको शायद ये प्रूव करना पड़ेगा, अब बहस ये होगा कि हु आर दी गुड हिंदूज, कांग्रेस वाले गुड हिंदू है या योगी जी गुड हिंदू है। ये बहस आने वाले चुनाव में चलेगा, ऐसा लगता है। बाकी भाई एक बात तो हम इतने साल में तो समझ ही गए हैं कि देश की जनता तो बहुत बुद्धिमान हो गई है, श्रूड है। इलेक्शन रिजल्ट्स में हमने उड़ीसा में देखा, पार्लियामेंट में तो बीजेपी को दिया, उसी दिन उसी पोलिंग बूथ में जाके असेंबली में रीजनल पार्टी को वोट दे दिया जनता ने। तो जनता बहुत बुद्धिमान है, तो सब पार्टियों को इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज सडनली जनेऊ पहनेंगे, सडनली हिंदुत्व का क्लेम करेंगे, जनता तो समझेगी ना, जनता तो देखेगी, जनता सब कुछ समझ कर वोट करेगी। मनीष जी, राम माधव जी ने बड़ा अच्छा ये बैटिंग करी है, क्योंकि हमने शुरू करी थी मनीष जी की किताब से चर्चा करी, लेकिन राम माधव जी ने भी एक हिंदुत्व पैराडाइम पे किताब लिखी है जिसमें उन्होंने समझाया है कि हिंदुत्व का मीनिंग और हिंदुइज्म का मीनिंग उनकी तौर से आरएसएस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आप इन 2 शब्दों को कैसे समझते हैं मनीष जी? देखिए, मैंने सम्मानित राम माधव जी की किताब नहीं पढ़ी है, मैं ज़रूर उसको अपने संज्ञान में लूँगा, और मुझे इस बात को कबूल करने में कोई संकोच नहीं है कि मैं ऐसे मामलों में बहुत अज्ञानी हूँ। मेरा सदा से ये मानना रहा है, और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो धर्म है वो धर्म हर व्यक्ति की प्राइवेट स्पेस एक्टिविटी है। वो किस तरह से अपने भगवान की पूजा याचना करना चाहे, किस तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहे, भारत का संविधान उसको पूरी आज़ादी देता है। पर जहाँ तक स्टेट का सवाल है, मेरा ये मानना है कि जो स्टेट है
वो बिल्कुल पंथ निरपेक्ष होनी चाहिए। और मैं जो नेहरूवियन विचारधारा है कि देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ द चर्च इन द स्टेट, मैं उसको पूरी तरह से मानता हूं। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जब भी कोई चुनाव हो या जब भी कोई इस तरह की सार्वजनिक मतगणना हो या जिसे आप जो जमहूरियत में रायशुमारी कहते हैं, उसमें इस चीज़ के ऊपर बहस होनी चाहिए कि जो सरकार बनेगी वो सरकार लोगों का जो भविष्य है उसको और अग्रसर कैसे बना सकती है, उस भविष्य को और स्वर्ण कैसे बना सकती है। जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी रोजगार की चुनौती है उसको कैसे हल कर सकती है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है या देश की अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को और कैसे बढ़ा सकती है। मेरा यह मानना है कि जो सियासत है या जो राजनीति है वो इसके ऊपर आधारित होनी चाहिए। जहाँ तक धर्म का सवाल है, मेरा ये मानना है कि धर्म हर व्यक्ति को अब आज़ादी है कि जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहे वो अपनी ज़िंदगी जिए, पर धर्म का जो राजनीति में या सियासत में या स्टेट क्राफ्ट में दखल अंदाजी है वो मेरे नज़रिए से नहीं होनी चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा जरूर कि एज ए प्रिंसिपल, वैसे मनीष जी आग्रह कर रहे हैं कि मेरा राय है, मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत राय भी है, साथ ही साथ पार्टी का भी राय होगा, बट एज ए प्रिंसिपल आई टोटली एग्री, स्टेट रिलीजन ये अलग रहना चाहिए। बट जो पार्टी लगातार बीजेपी को, आरएसएस को सांप्रदायिक बोलती रही, लगातार सांप्रदायिक राजनीति वही पार्टी करती रही, शाबानो केस से लेकर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि राजनीति में धर्म को यूज करना होता है तो सभी यूज करते रहे। राम मंदिर का शिलान्यास तो हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी के मंत्रिपरिषद के एक मंत्री के सानिध्य में हुआ है, बूटा सिंह जी उपस्थित थे उसमें। तो हम एज ए प्रिंसिपल बोलते क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारे अंदर। हम वोट के लिए सब कुछ कर लेते हैं। शाबानो केस में जो जजमेंट आया उसमें पार्लियामेंट का मेजॉरिटी यूज करके उसको निरस्त करने तक जाकर वो कर लेते हैं। प्रिंसिपल तो बोलते हैं क्या है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जाना चाहिए, वक्त नहीं है। बट नेहरू जी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में प्रारंभ में प्रियम्बल में सेकुलरिज्म शब्द डालने का विरोध किए थे। कई लोगों को शायद पता नहीं है, प्रस्ताव आया उस समय संविधान सभा में कि हम हमारे प्रियम्बल में हमारे देश को सेकुलर शब्द भी डाले। उसमें नेहरू ने कहा कि भाई सेकुलर डालने की जरूरत नहीं, हमारी रीति रिवाज सेकुलर रहता ही है, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान आदर हम रखते ही है, डालने से कंफ्यूजन होगा। ये नेहरू का स्टैंड था। आगे जाकर 1976 में विपक्ष को जेल में रखकर इंदिरा गांधी ने बैकडोर से सेकुलरिज्म शब्द डाला था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले हम सेकुलर थे नहीं, और इसके अर्थ ये भी नहीं कि डालने के बाद हम एकदम सेकुलर बन गए, ऐसा भी नहीं है। राजनीति का अपना स्वभाव रहा है, सब एक दूसरे को सांप्रदायिक बोलते रहे, अपने आप सांप्रदायिक राजनीति चलाते रहे हैं। इसलिए मैंने कहा जनता समझकर इन चीजों पर अपना निर्णय देती रही है, निर्णय दिया है समय समय पर। आखिरी सवाल आप दोनों से। बीजेपी इज कोटिंग नेहरू एंड सेइंग कि कांग्रेस नेहरू जी के जो आइडियल्स हैं उससे थोड़ा अलग हो रही है, क्योंकि सब द एलिगेशन इज दैट कि मेजॉरिटीरिज्म, जो माइनॉरिटी वोट को आपने वो करने के लिए ही सबसे पहले ये कम्युनल राजनीति शुरू करी है। ऐसा है प्रिया जी कि राम माधव जी ने जो हमारे संविधान की संरचना के समय बहस हुई थी उसका बहुत रचनात्मक जिक्र किया है, और इनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, जो भारत के संविधान के निर्माता थे वो अपने आप को और अपने धर्म को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अब्दुल कलाम आज़ाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो गरीब वर्ग है उसके दर्द को बहुत अच्छी तरह जानते थे और पहचानते थे। पर जब इन्होंने आज़ाद भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए संविधान की संरचना की, तो उन्होंने अपने धर्म और जात से ऊपर उठकर जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन है
उस कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइन में पंथ निरपेक्षता को शामिल किया। इफ यू रीड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, the whole concept of pluralism and secularism is intrinsic to the design of the constitution। और जो 1976 में हुआ वो जो डी जूरे था या डी फैक्टो था, उसको सिर्फ डी जूरे बनाया गया। तो इसलिए मैं ये ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि लोग ये जो संविधान के डिबेट्स हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि उससे एक बहुत ज्ञानवर्धन होता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के जो निर्माता थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि जितनी अंग्रेज़ों ने बिल्डिंग्स बनाई थी उनको गिराकर हम अपनी नई बिल्डिंग बनानी शुरू कर दें। उन्होंने सबने 3 साल तक बैठ के भारत के भविष्य के लिए वो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट लिखा, जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट आज भी भारत को दिशा निर्देश दे रहा है। माधव जी, आप तो फाउंडेशन ही गिरा रहे हैं। ना, ऐसा है, वहाँ अच्छी बहस हुई है। नेहरू जी का कहना था कि ये धर्मनिरपेक्षता का शब्द डालने पर इंडिया में इसलिए कन्फ्यूजन होता है कि हमारे बहुत सारी परंपराएं हैं। जैसा हम किसी भी रफाएल आया, रफाएल की तो प्रारंभ तो पूजा करके किया है, ये सांप्रदायिक है कि ये भारत की रीति रिवाज है। अगर आप सेकुलर डिक्लेयर करोगे और कहोगे कि स्टेट को कुछ नहीं करना तो स्टेट कर ही नहीं सकता है। नेहरू जी का कहना था कि ये इस प्रकार का कंफ्यूजन आएगा, इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द डालना नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं डालना चाहिए। अब मजेदार बात यह है, मैं इस बात में तो सहमत हूं मनीष जी से कि ज्यादा हम पढ़ते नहीं है। भाषण देते थे 50s में धर्मनिरपेक्षता पर। पीलू मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर एक मंत्री से पूछा, आपने अभी लंबा चौड़ा भाषण दिया धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, मैं आपका भाषण सुन रहा था, स्पीकर की तरफ देख रहा था। स्पीकर के पोडियम के पीछे जो खंभा थी उसके ऊपर अशोक चक्र है, अशोक चक्र के नीचे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाया, ये लिखा रहता है अशोक चक्र के नीचे। आप कह रहे हो कि धर्मनिरपेक्षता चाहिए, वहां लिखा है धर्मचक्र प्रवर्तन होना चाहिए। कौन सा सही है? धर्मचक्र प्रवर्तन होना है कि धर्मनिरपेक्षता होना है? मंत्री जी ने कहा यार झंझट खड़ा करते हो पीलू मोदी जी। ये मोदी जी नहीं है, पीलू मोदी जी है। नाम में कुछ कनेक्शन है। झंझट तो खड़ा करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा नहीं यार, छोड़ो, ये बात सही, हम पढ़ते नहीं है ना। तो इसीलिए भारत का सेकुलरिज्म हमेशा इस देश की एक परंपरा में रही है। हमने जो डाला है केवल कुछ हमारे सांप्रदायिक राजनीतियों को छिपाने के लिए डाला है। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि हिंदू धर्म के बारे में जो पंडित नेहरू के विचार थे, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर आप उसको संज्ञान में लें, बहुत ही विस्तृत तरीके से उन्होंने अपने धर्म के बारे में और जो उनके ख्याल थे उसका जिक्र किया है। और वही पंडित नेहरू जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो ज्योतिमोरी बसु जो उनके साथ आपके वकालत कर रहे थे लंदन में, वो उनके उस राज्यसभा के सदस्य थे। तो प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे थे और उन्होंने ज्योतिमोरी बसु ने हाथ खड़ा कर दिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो बोले क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? नहीं, उससे पहले ये इंटरप्ट कर रहे थे ज्योतिमोरी बसु। तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा फॉर गॉड सेक ज्योति कीप क्वाइट। तो उन्होंने कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बोले व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? ही सेज डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलीव इन गॉड? ही सेज ऑफ कोर्स नॉट, डोंट बी सिली। सो इसलिए जो भारत के निर्माता थे, जिन लोगों ने इस आधुनिक भारत की नींव रखी, वो बहुत ही विद्वान और महान और बहुत ही पढ़े लिखे और डूंगे आदमी थे। दिक्कत ये है कि उसके बाद जितनी पीढ़ियां आई उसमें हम लोग भी शामिल हैं, हमने उसको अपने आप को इंटरनलाइज नहीं किया। नहीं, नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से लेटर लिख के रोका है, रोकने का प्रयास किया है, ये अलग बात है। राजेंद्र बाबू ने रुका नहीं था, राजेंद्र बाबू चले गए, बाकायदा लेटर लिखे उनको कहा कि नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, धार्मिक कार्यक्रम है। ये भी है ना, नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हिंदू कल्चर के बारे में अपने बेटी को जो लिखा गया था वो तो अद्भुत ग्रंथ था, अद्भुत ग्रंथ है ना, सब बच्चे पढ़ते हैं। बट क्या वह सरकार की नीति में, उनके व्यवहार में रहा है क्या? उस पर बहुत प्रश्न चिन्ह उठते हैं।
बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे ऐसे संदर्भ है। गोरक्षा आंदोलन के समय उनका व्यवहार कैसा रहा संतों के साथ, उस समय कोई आरएसएस बीजेपी का प्रश्न ही नहीं था, संत थे, बहुत ही रूढ़ व्यवहार रहा उनका, ये रिकॉर्डेड है। तो नेहरू जी का व्यवहार, उनके 10-12 साल का वो प्रधानमंत्री काल आजादी के बाद का, उसमें कई सारे इश्यूज पर बहस होना आवश्यक है। हाँ, इन प्रिंसिपल उन्होंने डिस्कवर ऑफ इंडिया में अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा वर्णन इस संस्कृति के बारे में, इस देश के बारे में है। ऑन दैट नोट, बिफोर इन दोनों की फिर से डिसएग्रीमेंट हुई, इस नोट पे मैं चर्चा खत्म करती हूँ। लेकिन आप दोनों को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आज की सब काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुई, और मैंने आप दोनों को बुलाया था इंडिया की प्लेस इन द नेबरहुड डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस सवाल आए, लेकिन आप दोनों बिल्कुल फुल मार्क्स से पास हुए। सो थैंक यू सो मच। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.